आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। और ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम शुरुआत कोविड से तो करेंगे, लेकिन गिनती से नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीर में कोविड की गिनती अब लोग भूल रहे हैं। कल की बात, परसों की बात या तरसों की बात, आए रोज़ कश्मीर में हर गली नुक्कड़ पर बहस बात यही की जाती थी कि आज कितने पॉजिटिव आए, कितने नेगेटिव हुए, कितने टेस्ट हुए। लेकिन लगातार 3 दिनों से कश्मीरी ये बात भूल रहे हैं। आज अगर बात पूछी जा रही है तो पूछी यही जा रही है कि आज किसका टेस्ट किसके सर थोपा गया है। लगातार 3 दिनों से ये सिचुएशन कश्मीर में उस वक़्त बनी जब दावे और वादे ये कहिए गए कि हम मुल्क में सबसे आगे हैं रैपिड टेस्टिंग में। लेकिन उसी रैपिड टेस्टिंग के दौरान ये भी बताया जाने लगा, ये भी खबरें वायरल होने लगी कि जो टेस्ट पॉजिटिव जो है, जिसका टेस्ट हुआ ही नहीं है, वो भी सरकार के खाते में पॉजिटिव है, यानी टेस्ट के खाते में पॉजिटिव दर्ज किया गया है। और ये भी खबरें आने लगी कि एक का टेस्ट पॉजिटिव था, उसको नेगेटिव थमा दिया गया, जिसका नेगेटिव था उसको पॉजिटिव थमा दिया गया। और फिर इस सारे के बीच में हर कोई कसम पुरसी के आलम से दो चार हो गया, यही कहने लगा कि कहीं ये बला उसके नाम या उसके सर न चढ़ दौड़े। और इस सारे के बीच में फिर सवाल ये भी उठने लगे कि महकमे या यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो हर मुर्दे के पास पहुँच जाती है कोविड के नाम पे। मिसाल अनंतनाग की दी जाने लगी, जहाँ शख्स दरख्त से गिर के ज़िंदगी की जंग हार बैठा, मर गया, लेकिन कोविड की टीम उसके घर पहुंची, एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची और कोविड का टेस्ट कराने लगी। उसको कहां से कोविड हो गया, वो कैसे कोविड से मरा, मरा तो दरख्त से गिर के, तो फिर कोविड कहां से। ये अनंतनाग की बात। लेकिन कुपवाड़ा के वर्नो लोलाब के नौजवान की कहानी भी कुछ इसी तरह से मिलती है। बताया जाता है वहाँ उसके लवाकिन या लोकल लोग कहते हैं कि वो हार्ट अटैक का शिकार हुआ। 27 साल का नौजवान दुकान पे काम कर रहा था, हार्ट अटैक का शिकार हुआ। जैसे हार्ट अटैक आया, उसे नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया गया। उस नज़दीकी अस्पताल से उसे श्रीनगर के SMH रेफ़र किया गया। और जब SMH रेफ़र हुआ, यहाँ आधे घंटे रहने के बाद मौत होती है। और मौत के बाद जब जो टेस्ट आता है वो पॉजिटिव करार दिया जाता है। तो फिर जब ये सारी खबर लोलाब में पहुंची, कुपवाड़ा पहुंची, तो वहाँ सब लोग परेशान हो गए। यही पूछने और समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये माजरा क्या है। इस कोविड के टेस्ट से या इस कोविड के पॉजिटिव से फ़ायदा किसको हो रहा है, जो हर कोई चढ़ दौड़ा है कि पॉजिटिव हो जाए। और पॉजिटिव होने की खबर, शोपियां की खबर भी हम आपको कल बता चुके हैं। खातून की मौत होती है, लेकिन 6 दिन बाद उसके घर बंदे पहुंच जाते हैं, बताया जाता है कि पॉजिटिव है। और पट्टन की बात भी कुछ ऐसी है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ये नया खेल जो है, बहस इसी पे की जा रही है कि ये खेल है या सच्चाई है। और इस खेल या सच्चाई के बीच में अब कोविड पे लोगों का भरोसा ही उठना शुरू हो चुका है। और इंतज़ामिया भी कुछ ऐसे खेल खेल रही है। इंतज़ामिया की बात करें तो जहाँ टेस्ट की बात हुई वहाँ सरकारी अस्पताल तो खुला, लेकिन प्राइवेट जहाँ भी इंस्टीट्यूशन है उसको फटाफट सील कर दिया जाता है। मिसाल कुपवाड़ा से देंगे, कुपवाड़ा की में प्राइवेट नर्सिंग होम, वहाँ की खातून आती है, वहाँ पे वो पॉजिटिव करार पाती है और उसके बाद फटाफट मशीनरी एक्टिव हो जाती है। पूरे इस हॉस्पिटल को इंस्टेड ऑफ उसको सैनिटाइज किया जाता है, फ्यूमिगेट किया जाता है, हॉस्पिटल को ही सील किया जाता है। यानी प्राइवेट सेक्टर भी कहीं काम ना करे। और प्राइवेट सेक्टर किसी मुद्दे पर कुपवाड़ा की एडमिनिस्ट्रेशन, कुपवाड़ा का CMO क्या कहता है, ज़रा उनसे पूछते हैं, उन्हीं बताती हैं कि क्या किया उन्होंने। हमें ऐसे क्या होगा कि हम तो पॉजिटिव, ये जो हमारे प्रेग्नेंट पेशेंट्स हैं इनकी हम पहले टेस्ट करते हैं, सैम्पलिंग लेते हैं। तो हमने 6 दिन पहले सैंपल लिए थे, लेकिन रिजल्ट्स पेंडिंग होने थे। इसके दौरान पेशेंट लेबर में गई तो उसका इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करना पड़ा। तो दूसरे दिन जब पेशेंट का रिजल्ट आया तो वो पॉजिटिव थी। इसकी वजह से उस पॉजिटिव पेशेंट को हमने शिफ्ट किया अपने आइसोलेशन फैसिलिटी में और थिएटर वगैरह वहाँ हॉस्पिटल बंद किया, क्योंकि वहाँ फ्यूमिगेशन हो। स्टाफ जो पेशेंट के कांटेक्ट में आया था, थिएटर का स्टाफ और बाकी स्टाफ जिन्होंने उसको नीचे से देखा था लेबर रूम में, या वो किसी ने उसका टेस्ट किया था, USG किया था या कुछ ECG किया था, वो सब क्वारंटीन में 6 दिन के बाद उन सब की सैंपल। ये कुपवाड़ा से शुरू हुई कहानी कन्याकुमारी तो नहीं पहुंचती है, लेकिन कुलगाम ज़रूर पहुंचती है। और कुपवाड़ा की इस कहानी के दौरान ये भी मालूम हुआ कि यहाँ बहुत कुछ इसी सिस्टम का एक हिस्सा है। मिसाल हम भी दे सकते हैं, कुपवाड़ा में अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया। वहाँ 15 से 20 मरीज़ एडमिट हैं, कोविड के बताया जाता है। वो 20 मरीज़ हैं, उनको एडमिट वहाँ रखा गया, उसको कोविड हॉस्पिटल बनाया गया। जो 200 बेड का हॉस्पिटल था उसको कोविड हॉस्पिटल बनाया गया। लेकिन उसके बाद सवाल खड़ा हुए कि जो लोग बाकी बीमारियों में मुब्तला हैं वो कहाँ जाएंगे, जो हामला ख़वातीन हैं उनका कहाँ टेस्ट होगा, वो कहाँ अपना इलाज कराएंगे। तो सरकार ने हंदवाड़ा भेज दिया। अब हंदवाड़ा
लोलाब का आदमी हंदवाड़ा जाए, कश्मीर का टंगडार का आदमी हंदवाड़ा जाए। इस कुपवाड़ा में कोविड किसी ट्रांसफर दूसरे इंस्टीट्यूशन में, जिसको बाद में अस्पताल भी बनाया गया, वहाँ शिफ्ट किया जा सकता था, किसी नर्सिंग होम को में बनाया जा सकता था कोविड हॉस्पिटल, लेकिन इंतज़ामिया ने जो मेन हॉस्पिटल है कुपवाड़ा का उसको बना दिया और जो दूसरे बीमार हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए मुसीबत खड़ा कर दी। अब ये कुपवाड़ा में होता तो समझ जाते कि कुपवाड़ा बैकवर्ड इलाका है, थोड़ी सी वहाँ लोगों को पूरी जानकारी नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ इसी तरह की है, जैसे लोग वैसे एडमिनिस्ट्रेशन। ये कुपवाड़ा की बात होती, लेकिन बारामूला का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बारामूला में भी ऐसा हुआ। फिर बांडीपोरा पहुंचते तो वहाँ भी यही होता है, वहाँ भी क्वारंटीन जहाँ पे कोविड को पेशेंट्स को रखना होता है, वहाँ उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखा जाता है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जिन लोगों को सर्जरी वगैरह के लिए जाना पड़ता उसको नर्सिंग होम में या प्राइवेट जगह पर रखा जाता है। और जब सर्जरी की बारी आती है, सिजेरियन की बारी आती है, तब बताया हैंड्स अप किया जाता है, तब बताया जाता है कि वो तो सब सामान उधर उस हॉस्पिटल में है, बड़े अस्पताल में है, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, बेटर है आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाइए या आप सरकार श्रीनगर के अस्पताल जाइए। तो ये रवाना करने की बात कि नॉर्थ की बात, गांदरबल की कहानी भी कुछ ऐसी है, पुलवामा में भी ऐसा हुआ है और इसके साथ साथ कुलगाम में, अनंतनाग में कल का वाक़ा आपको याद होगा। ये सब कुछ हमारे सिस्टम के पुर्जे और इन्हीं पुर्जों पर सवाल ऊपर से नीचे तक यही उठ रहे हैं कि आखिर इस सिस्टम में ये डीले पुर्जे इतने कैसे हो गए, कोई क्यों इस सारे सिस्टम को ठीक नहीं कर रहा है, क्यों किसी को समझ नहीं आ रहा है। महामारी है, आफत है, तूफान है, लेकिन इस तूफान में कुछ मुकाबला भी किया करना है, कुछ अपने होश भी ठिकाने लगाने। ये कुपवाड़ा से लेके कुलगाम और दूसरे इलाकों की बात, लेकिन इसी बीच में अब जब हमने बात की कि यहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम जहाँ भी हुए, परसों पटन में प्राइवेट नर्सिंग होम में सारा मामला जो आया, वहाँ पे कोई कोविड का पॉजिटिव था तो फटाफट नर्सिंग होम को ही पूरी तरह से सील कर दिया गया। श्रीनगर के 2 नर्सिंग होमों में भी आज वाक़ा पेश आया है, फटाफट हुआ, लेकिन जब मीडिया ने इंटरवीन किया तो उसके बाद उन 2 नर्सिंग होमों को कहीं न कहीं सैनिटाइज तो किया गया, लेकिन बात बंद करने की, सील करने की थी। आखिर ये सील करने की वजह क्या है? क्या इसको सैनिटाइज करने से वो वायरस वहाँ पे नहीं मर जाता? सवाल वहाँ पे वही है। लेकिन इन्हीं सवालात के बीच में हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम भी किसी से कम नहीं है। श्रीनगर में इन दिनों एक खबर बड़ी गश्त कर रही है। एक प्राइवेट लैब वाला जो शख्स है उसने टेस्ट के 15,000 रुपये किए हैं, बायोप्सी के चार्ज किए हैं 15,000 रुपये, 15,000 के आसपास। ये 15,000 के आसपास उसने उस टेस्ट के लिए हैं जिसके पास्ट में 1500 से 1200 रुपये 1200 से 1500 रुपये लिए जाते थे। मीर उमर जो प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स के प्रेसिडेंट भी हैं, मैंने उनसे जब बात की, उनसे पूछा कि इस टेस्ट के जो पहले लिए जाते थे वो कितने थे, आज कितने, तो उन्होंने कहा 1200 से 1500 रुपये तक, और आज जो 1500 लिए गए हैं उनके बकौल इसकी बदतरीन, इससे बदतरीन मिसाल और कहीं नहीं मिल सकती है। यानी इस कोविड के दौरान ये प्राइवेट वाले भी किसी से कम नहीं हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम वाले भी किसी से कम नहीं हैं। जो 2 वाक़ात कल श्रीनगर में कोविड प्राइवेट नर्सिंग होम में आए हैं, उनको देख के लगता है कि वहाँ के जो कुछ भी है, वहाँ डॉक्टरों ने जो कुछ किया, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कुछ किया, उस पर ज़रा बात की जा सकती है और बड़ी बात की जा सकती है। वो अलग बात है कि बात करने पर हमें शोबे तिब के बहुत से दोस्त हमसे नाराज़ होते हुए गिले शिकवे भी करते हैं, लेकिन बात हम सच्चाई की पहुँचाएंगे और सच्चाई की बात पहुँचाते हुए सवाल प्राइवेट नर्सिंग होमों पर भी उठते हैं। और फिर जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात आती है, एक वीडियो श्रीनगर के एक बड़े प्राइवेट नर्सिंग होमों का हमारे पास है। प्राइवेट नर्सिंग होम है श्रीनगर का, बड़ा नाम बताया जाता है उसका, शहर ख़ास के इलाके में मौजूद है, और उसका ये वीडियो हम आपको ज़रा दिखाएंगे। ज़रा देखिए किस तरह से, हमने बोर्ड वगैरह नहीं लिया है क्योंकि कुछ और मामलात भी थे, प्राइवेट नर्सिंग होम भी है और उसके साथ साथ कुछ प्राइवेसी भी रहती है, लेकिन हम अंदर का हाल देखें, अंदर सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ पे है। अगर यहाँ एक पेशेंट पॉजिटिव आता है तो सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग अंदर ना होते हुए क्या सूरत हाल बनती है। एक झलक ज़रा वीडियो की भी देखिए आपको। और वीडियो आपने देखा और इस वीडियो से आप जान गए होंगे कि क्या सिचुएशन है इस सारे सिस्टम में। सरकारी अस्पतालों में भीड़ जमा रहती है, वहाँ की बात करते हैं, कोई कदम नहीं उठाया जाता है, और प्राइवेट अस्पतालों में भी सूरत हाल उसी तरह की है, एक बड़ी भीड़, और प्राइवेट अस्पताल वाले ऊपर तो तलवार लिए खड़ा रहते हैं, कब किसी गरीब आदमी की कमर काटे, गर्दन काटे, कब उससे ज़बह करें, क्योंकि जो उन्हें रकमा, जो फीस वो लेते हैं वो आम आदमी की जेब से बहुत ज़्यादा भारी होती है, उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। और इस सारे के बीच में अब जो कुछ भी प्राइवेट नर्सिंग होमों के हवाले से खबरें आ रही हैं या जो कुछ भी वहाँ हो रहा है,
है उस पर बड़ी बातें की जा सकती हैं और इंतज़ामिया तक बातें पहुंचाई भी जा सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ दूसरा पहलू भी है। इंतज़ामिया तक बात पहुंचाने के बाद इंतज़ामिया अक्सर ऑर्डर निकालती है। ऑर्डर निकाला भी गया था, सरकार ने पिछले दिनों एक ऑर्डर निकाला था कि प्राइवेट स्कूलों में जो भी असातिज़ा हैं उनको निकाला नहीं जा सकता है। और श्रीनगर में हमारे पास दस्तावेज़ हैं, हमारे पास एविडेंस है कि एक प्राइवेट स्कूल में जो श्रीनगर के हुमामा के इलाके में है, मामत में उसकी दूसरी जो है उसका सब ऑफिस भी है, वहाँ पे भी वो बड़ा स्कूल बना भी रहा है, कंस्ट्रक्शन भी वहाँ हो रही है। वहाँ के कुछ असातिज़ा को निकाला जा चुका है और निकाले जाने की वजह क्या है ये बताया तो नहीं जाता है, लेकिन जिनको निकाला है उनमें से एक खातून ने हमारे साथ बात की, बताया, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हम ज़रा ये बात आप तक पहुंचाते हैं और बात पहुंचाते हैं अरबाब इक़दार तक कि आपने जो कुछ भी कानून निकाला है, कानून पास किया है, उसकी खुल्लम खुला दजियाँ प्राइवेट स्कूल वाले उड़ा रहे हैं। मैं एक प्राइवेट स्कूल की टीचर हूँ, फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल से। फाउंडेशन वर्ल्ड जी, जो हुमामा में है, मामत में भी उसका एक ब्रांच है। मामत में ब्रांच है जी। जी सर, हमें 3 दिन पहले टर्मिनेट किया गया बिना नोटिफाई किए, बिना कोई नोटिस दिए। हम 4-5 टीचर्स हैं जी। बिना कोई वजह बताए ही हमें टर्मिनेट किया, क्योंकि हमें सैलरी 3 महीने की सैलरी 3,000 दी इन लोगों ने, जबकि बच्चों का फीस 1 लाख है पर ईयर। वहाँ का ट्यूशन फी नर्सरी के बच्चे का 6-7 हज़ार है मंथली जी। हमें उन्होंने कोई सैलरी नहीं दी। 3 महीने के बाद उन्होंने हमें 3,000 दिए। एक क्लास में 24 बच्चे हैं जी। मतलब एक क्लास में 24 लाख पर ईयर उनको जाता है, एक क्लास से, एक सेक्शन से जी। अब हमने जो ये है लेबर कमिश्नर बडगाम, वो लेडी एक है, उनको भी मैंने कॉल किया था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला मेरे इस स्कूल के साथ पर्सनल रिलेशंस है, इसलिए आप बेहतर होगा आप इंटरनली इस मसले को सॉल्व करें जी। तो उन्होंने भी हमारी कोई हेल्प नहीं की जी जी। जबकि इस पैंडेमिक में हम लोगों को निकाल दिया गया। हम इस टाइम कहीं जा भी नहीं सकते। हम में कुछ टीचर्स ऐसी है जो जिनका घर इसी सैलरी से चलता था। बिल्कुल मानता हूँ। अब तक यूजुअली कितनी सैलरी देते थे आपको ये पर मंथ? हाँ, सैलरी वो भी एक इशू है। सैलरी वहाँ पे 7,000 है हमारी, 7,000 10,000 देते हैं हमें पर मंथ, जबकि बच्चों से इतना ज्यादा फी लेते हैं। आपका जो रजिस्टर पे पेरोल पे साइन कितने का लिया जाता था? मेरी सैलरी उन्होंने रखी थी 10,000, प्रोविडेंट फंड सब कुछ लेकर 10,000, बाकी टीचर्स की 7,000 है। तो कितना ये तो 7,000 आपकी सैलरी थी और 10,000 रिकॉर्ड में थी, लेकिन देते कितना थे? देते कितना कैश दिया उन्होंने? अभी तक मुझे सिर्फ 3,000 दिए। जब मैंने ज्वाइन किया उसके 1 महीने बाद ही ये वायरस का हो गया, तब से मैं घर में ही काम कर रही हूँ। मैं घर से काम कर रही हूँ, वीडियोस बना के देते हैं हम, क्लासेस घर से ही कर रहे हैं हम ऑनलाइन। तो इन्होंने हमें यही बहाना बनाया कि हमारे पास फंड्स नहीं है। सर आप खुद ही सोचिए, जो स्कूल इतना ज्यादा फी बच्चों से ले रहा है, अगर इन 3 महीनों में बच्चों ने फी भी नहीं भरा होगा, अच्छा, इनके पास सेविंग्स नहीं होंगी। सेविंग्स वगैरह की बात हो, इस वक्त पेंडेमिक है, उनको भी इनकम नहीं होगी, तो क्या आपने उनके साथ कोई बात की कि नेगोशिएशन वगैरह की? हाँ जी बिल्कुल। हमने उनको कहा आप हमें 100% सैलरी मत दीजिए, कम से कम 70% ही दीजिए, क्योंकि जो उनका परमानेंट स्टाफ है, परमानेंट मेंबर्स है, उन सब को उन्होंने 70% सैलरी का दिया। हम लोग को सिर्फ 30% दिया, 3,000 दिए सिर्फ, जो हम ऑनलाइन पढ़ाते थे उसमें पेन, स्टेशनरी या रिचार्ज कराना, वो सारे 3,000 उसी में खर्च हो जाते थे जी। और उनका स्कूल का जो है उसकी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है इस वक्त। अगर उनके पास फंड्स नहीं है तो स्कूल की कंस्ट्रक्शन कैसे चल रही है? ये हुई एक बात। अब मुझे ये बताइए, आपने लेबर कमिश्नर से बात की? हाँ बिल्कुल, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, मैं आपको भेज भी सकती हूँ। ये प्राइवेट स्कूल में काम करिए एक असातिज़ा की अपील या उसकी फरियाद, इन हालात में उसको निकाला जाएगी तो कहाँ जाएगी, ये उसकी अपील। और हमने यही बात इंतज़ामिया तक भी पहुँचाई, उस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई। हमने उनसे वजह जानना चाहिए, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, अपना पहलू रखा। उनका क्या पहलू है हम आपको सुनाते हैं। हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है, हमारा टीचर्स हम इंटरव्यू करते हैं, उसके बाद प्रोबेशन पीरियड उनका होता है जी। प्रोबेशन पीरियड में हम ये देखते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी है जी। तो कुछ टीचर्स का हमारा प्रोबेशन पीरियड खत्म हो गया है जी। हमने बिल्कुल उनको लास्ट डे तक रखा अपने साथ। उसके बाद हमने ये बोला कि परफॉर्मेंस
आपका एनालाइज है एकेडमिक टीम ने जी, तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, सो विल नॉट कंटिन्यू। हमने टर्मिनेट क्यों नहीं किया? सर ये परफॉर्मेंस आपने इस कोविड में कैसे चेक की, थोड़ा सा हमें भी बताइए। आपके पास क्या हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रही है कंटिन्यूअसली जी, और उसमें अभी तो हम 3-4 चीजें देख सकते हैं। तो ये कि आपका कोऑपरेशन कैसा है जी, ठीक है। जो भी हमें फॉर एग्जांपल ये तो सिस्टम नहीं बना हुआ है ना ऑनलाइन क्लासेस का जी, ये तो इस टाइम कोविड की वजह से हमें नए सॉल्यूशंस बच्चों के मफाद के लिए हमें स्टार्ट करने पड़े जी। तो इसमें कई टीचर्स ने बहुत मेहनत की है और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, बहुत कोऑपरेट किया है जी। कुछ टीचर्स मतलब आनाकानी बहुत कर रहे हैं या सपोर्ट कम कर रहे हैं या अवेलेबल नहीं रहते हैं बच्चों के लिए। तो एक तो वो है पैरामीटर। दूसरा ये पैरामीटर है जो उनका मटेरियल है जो उसको उनको प्रिपेयर करना होता है क्लासेस के लिए जी। उसकी क्वालिटी जो हमारी एकेडमिक्स टीम है इंचार्जेस हैं वो चेक करते हैं और वो एनालाइज करते हैं। तो हमारे पास खाली ये रिकमेंडेशंस आती है, ये एकेडमिक टीम इज द सोल ओनर ऑफ दिस। वो डिसाइड करते हैं कि उनके जो पैरामीटर्स उन्होंने सेट किए हैं उस पर क्या कैंडिडेट कर रहा है। तो हमारे पास काफी रहते हैं, उनमें से जो परफॉर्म नहीं कर पाता है आई थिंक 4 या 5 कैंडिडेट्स हैं जिनका अभी हमारा प्रोबेशन खत्म हो गया और हम उनका एक्सटेंड नहीं कर पाए। तो आपने कितने टीचर्स का प्रोबेशन खत्म किया? तो इस वक्त लगभग हमारे एटलीस्ट अराउंड 30 टीचर्स हैं जो प्रोबेशन पे हैं जी। तो उनमें से कईयों का कंफर्मेशन भी हुआ है जी, लेकिन जो मतलब जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा उनका हमने प्रोबेशन खत्म किया, उसके बाद एक्सटेंड नहीं किया। ये कितने टीचर्स हैं सर अप्रोक्सीमेटली जिनका आपने खत्म किया? 5 होंगे। अच्छा 5, लेकिन सर ठीक है 5 है बट अभी कुछ लोगों का और भी होना है, हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं। सर ये बात इंतजामिया का पहलू, लेकिन क्या वाकई में इन हालात में आप इसे टर्मिनेशन कहें या आप इसे कहें कि उसका कैंसिल हुआ है, इतना ही एक्सटेंशन नहीं हुआ, ये क्या कुछ है, लेकिन इन हालात में किसी का रोज़ी मारना क्या जायज़ है? सरकार ने अपना हुक्मनामा जारी किया था, उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इस तालीम के मैदान की बात। लेकिन तालीम के मैदान में आज एक और ख़बर भी मिली है। आज खबर ये मिली है कि हमारे यहाँ एक एजुकेशन की पॉलिसी जो है उसको रिवाइवल की बातें भी की गई और आज एजुकेशनल बिजनेस पॉलिसी को रिवाइव करते हुए एक नया हुक्मनामा भी जारी हुआ, मीटिंग भी हुई और इस मीटिंग में बताया जाता है कि कश्मीर से भी कुछ लोग थे, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से भी कुछ लोग थे और वाकई में मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के साथ साथ रियासत के जो लोग थे इस मीटिंग में, जो सरकार के ऐवानों में मीटिंग में हुई, क्या फ़ैसला लिया गया? फ़ैसला ये भी बताया गया कि अब ज़मीन भी दी जाएगी प्राइवेट स्कूलों को और यहाँ पे बिजनेस करने के लिए सरकारी ज़मीन इस्तेमाल होगी। GN वार जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो भी इस मीटिंग में थे। हम उनसे ही पूछते हैं कि क्या थी आज की मीटिंग और क्या लिया गया फ़ैसला। आज ये एजुकेशन इन्वेस्टमेंट के ताल्लुक से मीटिंग थी जिसमें ये बात हुई कि किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन के लिए जम्मू कश्मीर को एजुकेशन का हब बनाने के लिए और खासकर वर्ल्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशन कायम करने के लिए, यूनिवर्सिटीज कॉलेज स्कूल्स कायम करने के लिए लोकल प्लेयर्स को या बाहर से जो भी इंटरेस्टेड हों, जो रेप्यूटेड ब्रांड्स हों, वो किस तरह से अपना यहाँ इस जम्मू कश्मीर को तालीमी हब बनाने के लिए अपना रोल अदा करें। जी, तो इसमें क्या फैसले लिए गए, थोड़ा हमें भी बताइए, क्या क्या फैसला हुआ, क्या सुझाव दिया आपने? इसमें अभी चूंकि ये ड्राफ्ट ही था, इसमें चूंकि सेक्रेटरी हायर एजुकेशन भी थे और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन की सदारत में हो रही थी, तो उसमें इस वक्त प्राइवेट सेक्टर से भी राय दी गई कि आप देखिए कि इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ कहाँ पे इसमें दिक्कतें हैं। अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो एट लार्ज सोसाइटी को इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? वार साहब, हमारे पास जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आज की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो हैं स्कूल एजुकेशन वो इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकते हैं, सरकार उसको 1 लाख रुपए में जमीन देगी और कोई भी आ सकता है, बाहर से भी आ सकता है, स्टेट का भी आ सकता है। क्या ऐसा हुआ है फैसला? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस ताल्लुक से ये है कि कुछ इंसेंटिव्स इसमें गवर्नमेंट देगी क्योंकि ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इसको ये ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी के पैटर्न पे ला रहे हैं, तो इसमें लोकल लोगों के लिए अभी कोई खास उसमें नहीं रखा गया है प्रोविजन। इसमें इक्वलिटी है कि बाहर से आए यहाँ हो तो उसमें कोई स्पेशल एडवांटेज किसी को भी नहीं है, वेदर ही इज लोकल और ही कम्स फ्रॉम आउटसाइड।
हाँ, कोई भी आ सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, इंस्टीट्यूट बना सकता है। और ये मैं जी। एजुकेशन हब ठीक है, लेकिन यूजुअली दुनिया में देखा गया है कि जहाँ पे भी कहीं कोई प्राइवेट बाहर का मार्केट प्लेयर आता है, वो उस एरिया के लोगों को साथ लेके चलता है। क्या आज ऐसा कुछ हुआ कि नहीं, जो बाहर से कोई जिसको सरकार यहाँ की जमीन भी देगी या इंसेंटिव देगी और वो कश्मीरी को साथ में कहाँ रखेगा? कोई रखेगा JNK रेजिडेंट को साथ? हाँ, आज हमने ये राय दी और उन्होंने कहा कि हम इस पे गौर करेंगे। हमने राय दी कि जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो लोकल सेक्टर है, कि किस तरह से उनके मफादात को, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जाए, वो हमने आज सजेशन दी। अब दूसरी मीटिंग जो होगी तो देखना ये है कि क्या वो उसको इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो ये एक पहलू जिंदगी का, लेकिन दूसरे पहलू पे भी चलेंगे और दूसरे पहलू में जम्मू और श्रीनगर की बात है। सोशल मीडिया पर एक एप्लीकेशन, एक ऑर्डर नहीं कहेंगे बल्कि एक चिट्ठी वायरल हो रही है और ये चिट्ठी जम्मू कश्मीर सिविल सेक्रेटरी नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज़ यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के लिखी गई चिट्ठी है। और इस चिट्ठी में चीफ सेक्रेटरी को एड्रेस करते हुए दरख्वास्त की गई है कि जम्मू में जो सरकार के मुलाजिम हैं वो दरबार मूव में नहीं चाहते, वो कश्मीर नहीं जाने जाते। कश्मीर के हालात इसमें बयान किए गए, कश्मीर में कोविड को बयान किया गया है और इसी हालात और इन्हीं मामलात को लेके बताया जाता है कि जम्मू में आज कुछ मुलाजमीन ने, सिविल सेक्रेटरी के कुछ मुलाजमीन ने मुजाहिरा भी किया और मुजाहिरे की वजह ये बताई कि वो कश्मीर नहीं जाना चाहते। अब ये चिट्ठी जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन, लेकिन इस चिट्ठी में बताया जाता है कि एज इट इज़ जो सेक्रेटरीट है वो ऐसा होना चाहिए। सरकार ने भी पिछले दिनों हालात को ऐसे रखते हुए, देखते हुए बताया था कि एज इट इज़, यानी जो इन दिनों कश्मीर में है वो इन दिनों कश्मीर में ही रहेगा, जो जम्मू में है वो जम्मू में रहेगा। तो ठीक है, एज इट इज़ जो चंद दिनों के लिए हो सकता था, लेकिन क्या 15 जून के बाद भी एज इट इज़ होगा? तो माना अगर एज इट इज़ है तो फिर कश्मीर के वो मुलाजिम जो जम्मू में सिविल सेक्रेटरीट में हैं, क्या वो जम्मू में ही रहेंगे? कश्मीर के मुलाजिम जो जम्मू में हैं, जो जम्मू के मुलाजिम कश्मीर में, वो श्रीनगर में रहेंगे। और श्रीनगर में अब दिनों कितने मुलाजिम सिविल सेक्रेटरीट में? कुल मिला के 36 का कहा जाता है सिविल सेक्रेटरीट में मुलाजिम है, यानी सिविल सेक्रेटरीट 36 का है तो बाकी सारे मुलाजिम जम्मू में। तो कश्मीर में कितने रहेंगे? इस चिट्ठी के बाद सवाल यही पूछा जाता है कि एज इट इज़ हो जाए, और एज इट इज़ होते हुए ये भी पूछा जा सकता है कि अगर ये 36 यहाँ पे रहेंगे, बाकी जम्मू में रहेंगे, ये 36 जो है इनकी फाइलें कहाँ रहेंगी? दरबार मूव तो नहीं होगा, फाइलें भी मूव नहीं होगी। जब दरबार मूव नहीं हुआ, एज इट इज़ फाइलें जम्मू में, तो कश्मीर क्या आएगा? और कश्मीर में जो लोग सिविल सेक्रेटरी की तरफ जाते हैं, उन्हें सिविल सेक्रेटरी से उम्मीदें होती हैं कि वहाँ सरकार होगी, तो वो कहाँ जाएंगे? और फिर सरकार की अगर बात की जाए, ज़रूरत इस वक्त कहाँ है? जम्मू में पॉजिटिव केसेस या कश्मीर में? जम्मू में अगर केसेस ज़्यादा हैं या जम्मू में, कश्मीर में, ये पूछा जा सकता है। और कश्मीर में अगर केसेस ज़्यादा हैं तो सरकार को साफ जाहिर है कश्मीर पे ही नज़र रखनी होगी, यहाँ रहना पड़ेगा। तो सिविल सेक्रेटरीट में जो मुलाजिम आज हंगामा भी कर रहे थे, प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, उनसे भी पूछा जा सकता है कि वो किस लिए कर रहे थे। क्या कश्मीर में इंसान नहीं रहते? ये कश्मीर में पूछा जा रहा था। और ये भी पूछा जा सकता है कि बार बार कश्मीर आते हुए मनमानी क्यों होती है? कश्मीर के लिए ये मुलाजमीन सरकार के ख़जाने पर खूब ऐश भी करते हैं। कश्मीर आते हैं तो सरकार इनको सारा कुछ मुफ्त में देती है, लेकिन इन दिनों इनको कश्मीर आने का बहाना एक और मिल गया है और इस बहाने के पीछे की कहानी भी कुछ और बताई जाती है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ख़ास मंसूबे के तहत दरबार मूव को ख़त्म कराने की कोशिश की जा रही है और दरबार मूव को ख़त्म कराने की कोशिश के बीच में सेक्रेटरीट जम्मू में रहेगा, दरबार मूव एज इट इज़ रहेगा और आगे के लिए एज इट इज़ चलता ही रहेगा, यानी कश्मीरियों के लिए टाइम टाइम बल्ले बल्ले। तो बल्ले बल्ले के बीच में मुजाहरा हो रहा था और मुजाहरे की क़यादत ईजैक जो मुलाजिम वहाँ के हैं, सिविल सेक्रेटरी एम्प्लॉयज़ यूनियन के जो मुलाजिम हैं, उनके लीडर भी करे थे। इस सारे के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग हमें दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आई। परसों ही जम्मू कश्मीर की सरकार के वाक़ा पेश आता है, एक सेक्रेटरी लेवल के आदमी के पॉजिटिव होने के बाद आधी सरकार को तकरीबन क्वारंटीन होना पड़ता है। तो आज जो वहाँ पे फिज़िकल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी इस मुजाहरे के दौरान, ये सारे के दौरान, उस पर बात तो की जा सकती है। और हमने बड़ी कोशिश की थी, हमने रूफ बट से बड़ी कोशिश की कि हम उनसे बात करें, जानें कि असल हकीकत क्या है, लेकिन पहले तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर हमने उनके जो साथी उन्हें कॉल किया, उन्होंने हमें बताया कि वापस कॉल करेंगे। कल रात को भी हमने उनसे बात की थी, कल उन्होंने हमें बताया आप पूरा ऑर्डर पढ़िए। हमने ऑर्डर पढ़ा, जितना हमें समझ आया उसमें यही समझ आया कि कहीं न कहीं कोई बड़ी बात इस ऑर्डर के पीछे है या उस चिट्ठी के पीछे, ऑर्डर नहीं बल्कि उस चिट्ठी के पीछे है। लेकिन आज उन्होंने हमारा बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाया और हमने सारे नंबर उनके घुमाए, ढूंढे, लेकिन बात उन्होंने नहीं की। साफ जाहिर है
कुछ तो है, क्योंकि अक्सर कश्मीरी में कहा जाता है कि अपना ही सब कुछ करता है, तो अपना क्या करने वाला है, कुछ तो करने वाला है, क्योंकि सिविल सेक्रेटरीट के लिए आप शायद जम्मू से श्रीनगर मुंतकिल कराने के लिए रोड़े अपने ही अटकाएंगे। तो फिलहाल ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।